नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, अभी तक हम 13 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं आरएएस मेंस के लिए। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट, अपने ये 3 टॉपिक्स अपन ने भी लिए हैं। ठीक है, अपन मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी अपनी अप्रोक्स होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। फिर उसके बाद अपन इको चालू करेंगे, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी इसके इशू डिस्कस करेंगे, फिर वर्ल्ड इकोनॉमी, फिर राजस्थान इकोनॉमी। इस तरीके से अपना पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तब तक आप इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान का पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स है वो मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, बट आप राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक बार कम से कम जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, अगर वो आप चालू कर देंगे तो उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इकोनॉमिक्स की। वैसे आपने आरएस प्री के लिए भी इकोनॉमिक सर्वे शायद पढ़ा होगा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि 7-8 क्वेश्चन आरएस प्री में सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे में से थे। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ज्योग्राफी का भी काफी पार्ट लिंक होता है, तो आपके वहाँ आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में भी इकोनॉमिक सर्वे काफी काम आएगा। ठीक है, जैसे मिनरल्स है तो मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप मतलब आराम से आपको मिनरल्स के बारे में काफी सारा पॉइंट मिल जाएगा। पावर जो सेक्टर है अपने इंडिया का, उसके बारे में भी आपको काफी सारे पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अपना टॉपिक चल रहा था टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपन रेशो कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन रेशो के बाद वाले टॉपिक लेंगे। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज अपन खत्म कर देंगे पूरा का पूरा इसको। ठीक है, और फिर अपन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे अपना। सबसे बड़ा इसमें टॉपिक रेशो था, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेशो से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करीबन 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 2016 के मेंस में। अच्छा, अब सबसे पहला इसमें आज अपन क्या डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो अपन को उसको जानना काफी जरूरी है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। फिर एक होता है छोटा सा टॉपिक फंड फ्लो। ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, फंड फ्लो एनालिसिस। फिर उसके बाद अपन जानेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अपन जानेंगे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, आप एक चीज और, इसके अलावा आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, मेरे को उम्मीद है, लेकिन आप केवल न्यूज़पेपर राजस्थान पर्सपेक्टिव से मत पढ़ना। ठीक है, कि आप सोचें कि केवल राजस्थान का अपन एग्जाम दे रहे तो राजस्थान के पर्सपेक्टिव से चें। आप थोड़ा सा उसको इंडिया लेवल पे भी लिंक करने की कोशिश करना हर टॉपिक को, क्योंकि आपको पता है कि इस बार का आरएएस प्री का पैटर्न जो था वो काफी सारे क्वेश्चन इंडिया लेवल के थे। ठीक है, ना कि राजस्थान लेवल के। तो अपन ये गलती ना करें केवल राजस्थान के हिसाब से न्यूज़पेपर को पढ़े। जैसे अपने कोई टॉपिक है, अभी जैसे आपने देखा होगा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज चल रहे हैं बीच में। इवन ये तक न्यूज आ गई थी बीच में कि कल परसों तक कि आरबीआई की गवर्नर उर्जित पटेल जो है शायद वो रिजाइन कर दें। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये आरबीआई और जो है गवर्नर का और जो ये इशू चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम सेक्शन 7 इन्वोक कर सकते हैं, सेक्शन 7 को यूज कर सकते हैं आरबीआई का एक्ट का जो 1934 का जो सेक्शन है। तो अब ये अपने टॉपिक क्या है, बैंकिंग इकोनॉमिक्स से लिंक करता है। ठीक है, अब कल को अब मान लो अपन को एग्जाम में अभी पूछ ले मेंस के अंदर इसी बार 2018 के अंदर कि बताओ आरबीआई की ऑटोनॉमी जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में क्या इश्यूज है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग अपने कोर्स में है। ठीक है, पूरा टॉपिक बैंक्स का, तो आपको ये ध्यान रखना है। एनपीए का इशू मैंने आपको कई बार डिस्कस कर लिया क्लास में कि एनपीए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जानिए कि एनपीए होता क्या है, कब बैंक्स एनपीए जो होता है वो क्लासिफाई करते हैं 90 डेज से ज्यादा। अब कौन कौन सी एसेट होती है आप देखोगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। आप देखो पावर सेक्टर के अंदर क्या इशू चल रहा है बहुत टाइम से, है ना। ठीक है, तो अपन डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते रहो। और जो न्यूज पढ़ रहे हो इसको केवल राजस्थान पर्सपेक्टिव से मत सोचो कि भाई अपन को इंडिया लेवल की भी न्यूज देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस जो होते हैं करंट वो इकोनॉमिक होता है। आपकी हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा, पॉलिटी में भी बहुत कम चेंज होंगे। ठीक है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है थोड़ा बहुत, और इकोनॉमी है वो चेंज होगा। ज्योग्राफी के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर भी। ठीक है,
तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीजों का। कैश फ्लो अपन चालू करते हैं। कैश फ्लो में दोस्तों, कैश फ्लो क्यों बनाते हैं, ये बताता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कि कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर जो है वो पैसा आता जाता रहता है। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के, कैश फ्लो का एनालिसिस करके क्या जानना चाहते हैं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये है क्या, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इवन आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैंने आपको टाइप बताए थे, कई होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, अपन उसको शॉर्ट में कहते थे पी एंड एल। एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और उसी से अपन उसको एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, तो पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है उसका अगर रिकॉर्ड रखें तो उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन। देखो बिजनेस के अंदर, कैश फ्लो के अंदर तीन तरीके से एक्टिविटी डिफाइन है, थोड़ा सा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जानना जरूरी है अपन को, क्योंकि यह अगर थोड़ा सा भी डीप में क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन लिख नहीं पाएंगे, वरना अगर अपन को ये चीजें नहीं पता होगी तो। कैश फ्लो के अंदर होता क्या है, कैश फ्लो के अंदर बताते हैं कि बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया और फाइनेंसिंग से कितना आया। सर इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ना। ठीक है, पहली बात तो अपन कैश फ्लो बना के रोए, पहले आप ये समझो। ठीक है, आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि ना, जैसे आपका कोई दोस्त है तो वो कहीं दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वो मान लो कोई सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब कर रहा है, सपोज करो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, कहीं पे भी जॉब कर रहा है, कोई भी पर्सन है, इंजीनियर वगैरह, और वो मान लो 50-60 हजार रुपये महीना कमा रहा है। ठीक है, फिर आपने उससे पूछा भाई तेरे पैसे जाते कहाँ हैं, वो हमेशा परेशान रहता है कि भाई मेरे पास पैसे कम रहते हैं, पैसे कम रहते हैं, पैसे कम रहते हैं। तो आप मुझे बताओ, वो 50,000 रुपये कमाता है, उसकी शादी नहीं हुई अभी। ठीक है, और सपोज करो वो जो काम कर रहा है दिल्ली में कर रहा है, जयपुर में कर रहा है, कहीं पे भी कर रहा है, तो आप उससे, वो हमेशा परेशान रहता है कि भाई मेरे पास पैसे कम रहते हैं, पैसे कम रहते हैं। तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, यार तेरी इनकम तो अच्छी है, 50,000 रुपये अकेले जाने के लिए बहुत है, लेकिन तू, तेरे पैसे जाते कहाँ हैं, तू ये बता। आप उससे क्या पूछना चाहते हो कि अब आप इनकम में इंटरेस्टेड नहीं हो, इनकम तो आपको पता है उसकी 50,000 रुपये है, अब आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हो, कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो मतलब आप ये जानना चाहते हो उसका पैसा किस किस जगह में जा रहा है। ठीक है ना, तो आप उससे सवाल करोगे भाई तू पैसे का करता क्या है, 50,000 रुपीज है, तो वो गिनाना चालू करता है, मैं यार 10,000 तो 15,000 तो रेंट ही पे कर देता हूँ दिल्ली जैसी जगह में। ठीक है, फिर उसके जो भी वो बताएगा अपने रीजन से ना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या पता लगता है कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है वो जा कहाँ रहा है। ठीक है, बिजनेस कैसे पैसे को यूज करता है। ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो उस बिजनेस का मेन काम है। आप बताओ आपके सामने एक दुकान खुल रही है, आप बिजनेस हमेशा ये सोचे करो आपके सामने एक दुकान है गली के अंदर, उस गली का बताओ ऑपरेटिंग मेन काम क्या है, मेन काम को क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेटिंग। सर वो किस चीज की दुकान है, मान लो वो किराना शॉप है, चावल, चीनी, दाल, ऐसी शॉप को अपन क्या बोलते हैं, किराना शॉप। ठीक है, अब किराना शॉप है तो उसका मेन काम क्या है, वो चावल बेचता होगा, चीनी बेचता होगा, साबुन, तेल, शैम्पू, पूरे दिन भर उसका यही काम रहता है। ठीक है, तो उसके पास कितना पैसा इन सब चीजों को बेचने से आया और कितना पैसा इन सब चीजों को खरीदने में जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर वापस बताओ, उसका काम क्या है मेन, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बोल लो या स्टॉक बोल लो। स्टॉक क्या होता है, जो अपन बेचने के लिए खरीदते हैं, याद है ना आपको, स्टॉक मतलब होता है जो बेचने के लिए खरीदते हैं। तो उसके पास
माल बेचने से कितना पैसा आ रहा है, जो उसका मेन काम है, ठीक है। ऐसे ही उसके पास माल खरीदने से कितना पैसा जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, जो उसका मेन काम है। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? अब बताओ, वो जो दुकानदार है कभी कभार क्या कर लेता है, वो दुकानदार शेयर्स परचेज कर लेता है किसी कंपनी के। वो सामने जो आपके दुकानदार है ना, वो क्या परचेज कर लेता है, कई बार शेयर परचेज कर लेता है। वो बैठे बैठे टीवी देखता रहता है, सीएनबीसी आवाज देखता रहता है, ठीक है, और शेयर मार्केट को भी समझ रहा है। और जब भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो वो किधर इन्वेस्ट कर देता है, उससे शेयर परचेज कर लेता है। तो बताओ वो कर क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, ताकि उसको रिटर्न मिले। शेयर परचेज कर लेगा, शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, थोड़ा बहुत डिविडेंड आ जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि वो 10-20 साल तक शेयर के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके रखे, उसका सपना हो कि मैं खुद का घर खरीदूंगा, ठीक है, ऐसे कुछ। तो वो इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। सर वो जरूरी है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो प्रॉपर्टियां परचेज कर ले। अब आपने देखा होगा कई लोग मकान परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्यों परचेज कर लेते हैं, रहने के लिए नहीं खरीदते, बस केवल सोचते रहते हैं किराया खरीद लेते हैं, किराया आता रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और 10-20 साल बाद इसको बेच देंगे, तो घर में कोई बड़ा काम करना होगा तो फिर उसको बेच के कर लेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ में आ रहा है, अपन अपने एक्स्ट्रा पैसे को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अच्छा सर, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कई लोग आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, है ना। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है वो छोड़ो, आप ये मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं ना, क्योंकि अभी अपन इसको नहीं समझेंगे म्यूचुअल फंड को, ये बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट होता है। फिर और क्या एग्जांपल ले सकते हैं सर, एफडी परचेज करना। एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। बैंक में कई लोग पैसे जमा करा लेते हैं एफडी। तो ये सारी कौन सी एक्टिविटी है बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कई लोग प्लॉट परचेज कर लेते हैं, मतलब लैंड परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये काम उसका, ये क्या बिजनेस करना काम है क्या उसका मेन? नहीं, बिजनेस करना क्या था, ये चीजें खरीदना बेचना। लेकिन वो खरीदने क्या लग गया, शेयर परचेज करने लग गया प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, उसको रिटर्न की इच्छा है, तो इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन मेन बिजनेस है जो उसका, वो कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? अब बताओ, वो बिजनेस कर रहा है तो उसको लोन लेने की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल, बिजनेस में लोन लेना ही पड़ता है, आपने सुना होगा। तो मान लो उसने लोन ले लिया, उस दुकानदार ने कौन सा लोन ले लिया, कोई सा भी लोन ले लिया, बिजनेस लोन ले लिया, ठीक है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो इधर से पैसा आ सकता है नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। आपने तो सुना होगा दोस्तों मुद्रा लोन के बारे में, ये अपने इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मुद्रा लोन। बैंक जो होता है वो 3 ग्रुप में, तरुण, किशोर और 3 ऐसे ग्रुप होते हैं, एग्जैक्टली मेरे को तीसरे ग्रुप का नाम याद नहीं आ रहा है ना। 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है बैंक। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए स्कीम चलाई गई है, ठीक है। और सबसे मेन बात, इसमें कोई वो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, कोलेटरल जैसे अपन बोलते हैं ना, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बिना सिक्योरिटी का आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। तो लोन ले लिया। अभी रघुराम राजन ने कहा भी था इसके ऊपर, जो अपने रघुराम राजन जो पिछले गवर्नर थे आरबीआई के, उन्होंने ये भी कहा था कि ना जो गवर्नमेंट है वो मुद्रा लोन दे तो रही है, लेकिन हो सकता है कि पैसा रिकवर होने में बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो मुद्रा लोन है वो भी एनपीए में जा सकते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डूबत खाता, पैसा डूब गया, ठीक है। तो फाइनेंस, अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी है तो लोन कैसे लेती है, तो डिबेंचर भी इशू कर लेती है। डिबेंचर इशू करना मतलब क्या होता है, लोन लेना, ठीक है। तो ये सारी कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब लोन लेना ही जरूरी नहीं है, लोन चुकाना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लोन रीपे लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा कभी। अब लोन जो आपने लिया था उसको चुका रहे हो, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन लेके है ना, लोन से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बताओ फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी एसेट है या लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी है, क्योंकि लोन लेना क्या होता है बताओ, लाइबिलिटी।
लोन लेना मतलब लाइबिलिटी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब बताओ असेट है या लाइबिलिटी है? सर ये तो असेट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या है? ये मेन बिजनेस का फंक्शन है। कौन सा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया? बस इतना पूछेगा आपसे, इससे नहीं जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज और याद रख लो, आपको पता है दोस्तों, जैसे ना मेडिकल के अंदर भी कुछ बॉडीज होती है, आईएमए वगैरह, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वैसे ही ना हमारे सीए के अंदर भी एक बॉडी होती है, आपने कभी नाम सुना होगा, जो हम लोगों को सीए का सर्टिफिकेट देती है कि आप सीए बन गए हो, ठीक है। और कुछ भी जैसे मान लो कि हमें रेगुलेट करती है, सीए पे ध्यान देती है, तो इस बॉडी का नाम आपको पता होगा, शायद हो सकता है आईसीएआई। आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये बॉडी होती है जो सीए की पूरी पढ़ाई करवाती है, फिर उसके बाद मेंबरशिप देती है। क्यों बता रहा हूं? ये जो अकाउंट्स का पूरा इंडिया में वो जो वर्क देखती है, वो यही बॉडी होती है, ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिट पूरा का पूरा फंक्शन इसके पास है, ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिट, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट्स और ऑडिट का काम जो होते हैं सीए करते हैं, तो इसलिए इनके पास फंक्शन है पूरा का पूरा। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, इसको बनाने का तरीका जो है वो किसने बता रखा है? पूरा का पूरा आईसीआई ने बता रखा है। आईसीआई ने अकाउंट्स के कुछ स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं। उस स्टैंडर्ड के अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में AS3, ठीक है। आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि सीए इंस्टीट्यूट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाना है, क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, उसका फॉर्मेट कहां दे रखा है? AS नंबर 3 में दे रखा है। तो जो भी सीए या जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, तो उसको उसी फॉर्मेट के हिसाब से बनाना पड़ता है। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ो, आप जो बैलेंस शीट और P&L है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीनों का फॉर्मेट किसने बता रखा है? आईसीआई ने बता रखा है। अभी आप देख रहे होंगे आजकल कि कंपनीज जो है अपने धमाधम अकाउंट्स निकाले जा रही है, क्योंकि हर 3 महीने के अंदर क्या है, कंपनीज को अकाउंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, और जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उस पेपर, उस मतलब जो अकाउंट्स है उसके जो समरी पार्ट है उसको पेपर के अंदर छापना पड़ेगा। तो आप कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मान लो इकोनॉमिक टाइम्स, ईटी वगैरह, तो उस न्यूज़पेपर के अंदर है ना हर 3 महीने बाद तो अकाउंट्स आना चालू हो जाते हैं। अभी 3 महीने कौन से चल रहे हैं? जुलाई अगस्त, सेकंड क्वार्टर बोलते हैं अपन। फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से लेकर जून तक का, और सेकंड क्वार्टर होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं तिमाही नतीजे, ठीक है। तिमाही नतीजे मतलब 3 महीने के नतीजे। तो इस टाइम पे कौन से क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं? जुलाई से लेकर सितंबर तक के, सेकंड क्वार्टर के, ठीक है। और क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तो अब खत्म हो गया, खैर 1 नवंबर हो गया, तो इसके जो नतीजे हैं वो एक मतलब जैसे अगले महीने आना चालू हो जाते हैं। तो वो सारे किस फॉर्मेट के हिसाब से बनते हैं? उनका फॉर्मेट फिक्स होता है कि भाई आपको इसी तरीके से मतलब अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो कौन बताता है अकाउंट्स का फॉर्मेट जो होता है फिक्स? आईसीआई बताता है, ठीक है। बैलेंस शीट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश फ्लो का। अब मुझे याद कराओ आप, बैलेंस शीट जो होती है वो क्या काम आती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, है ना, स्थिति बताती है। किस चीज की असेट, किस चीज की स्थिति बताती थी? असेट और लाइबिलिटी की, संपत्ति और दायित्व की। P&L क्या बताता है बताओ? परफॉर्मेंस बताता है। P&L क्या बताता है? किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट है या लॉस है। P&L का फुल फॉर्म क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा है? अभी अपन ने देखा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और किस जगह से पैसा आ रहा है, किस जगह पे पैसा जा रहा है। बता रहा है नहीं बता रहा ये, ठीक है। तो इससे अपन को पता लग जाएगा कि वो जो आपका दोस्त है वो पैसे का कर क्या रहा है, ठीक है। क्लियर? क्या हो सकता है आपके दोस्त ने बहुत सारे लोन ले रखे हो सकता है उसने कार परचेज कर रखी हो, उसके लोन की किस्तें जारी हो, ठीक है। तो आप उससे जब उसका कैश फ्लो पूछोगे, भाई तेरा पैसा कहां जा रहा है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो
अब कैश फ्लो के बाद अपन दोस्तों आते हैं किस पे, फंड फ्लो पे। कैश फ्लो के बारे में इतना जान लो बस बहुत है। और ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, एएस नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अब अपन जानते हैं फंड फ्लो। फंड फ्लो के बारे में बस 2-3 लाइनें देखनी है अपन को, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फंड का मतलब पता होगा दोस्तों, फंड मतलब होता है हिंदी में कोष, फ्लो मतलब प्रवाह, और एनालिसिस मतलब क्या होता है, विश्लेषण। तो हिंदी में इसका नाम क्या होगा, कोष प्रवाह विश्लेषण। अच्छा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो था एनालिसिस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, ठीक है। अच्छा, फंड फ्लो एनालिसिस जो है ये सर क्या होता है और ये क्यों बनाते हैं। फंड मतलब देखो कोष, कोष मतलब अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। कोष मतलब होता है यहां पे वर्किंग कैपिटल से। सर वर्किंग कैपिटल तो आपने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब बताओ, आप लोग बताओ क्या होता है, याद करो। वर्किंग कैपिटल मतलब सर होता था जो पैसा बिजनेस में डे टू डे काम आता है, दिन प्रतिदिन जो पैसा काम में आता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सर आपने इसका फॉर्मूला ही बताया था, हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था। आप बताओ, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर दें तो उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन देखो अपने 2016 के, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा था, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नेट वर्किंग कैपिटल। तो कुछ भी नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला लिखना था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और एक लाइन लिखनी थी क्या, कि जो पैसा दिन प्रतिदिन बिजनेस में काम में आता है, डे टू डे बिजनेस में ऑपरेट करने के लिए काम आता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सर करंट एसेट का एग्जांपल याद कराओ, बिल्कुल करो। करंट एसेट वो एसेट होती थी जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती थी, और करंट लायबिलिटी वो जो 1 साल के अंदर अंदर अपन को चुकानी पड़ती थी, है ना। करंट एसेट का एग्जांपल स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ठीक है। और करंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बस बहुत है ना, ठीक है। तो फंड फ्लो एनालिसिस से क्या पता लगता है कि वर्किंग कैपिटल कितनी बिजनेस में आ रही है और कितनी बिजनेस में जा रही है। तो फंड फ्लो एनालिसिस क्या बताता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल इन बिजनेस, ठीक है। सर अगर कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस आया तो हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि इस पे ज्यादा डिफरेंस होते नहीं है। आपको लिखना है कैश फ्लो, फंड फ्लो। कैश फ्लो बताओ किसका इनफ्लो आउटफ्लो बताता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। फंड फ्लो सर किसका इनफ्लो आउटफ्लो बता रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, WC मतलब वर्किंग कैपिटल। तो इनफ्लो और आउटफ्लो बता रहा है वर्किंग कैपिटल का। सर एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट जो है कैसे बनाना है वो पूरा कौन बताता है, एएस नंबर 3। एएस नंबर 3 भी बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, ठीक है। सर वैसे ये कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ये करीबन आप मान लो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन आपको कोई भी मतलब नहीं है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, आपके किसी भी मतलब के नहीं है आरएएस में, है ना। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस आपको इतना सा याद रखो, अगर एग्जाम में इंप्रेशन जमाना है आपको कि कैश फ्लो का एएस नंबर क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या है, 3, और लिख देना साइड में इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। फंड फ्लो एनालिसिस का सर कोई फॉर्मेट है क्या, नो फिक्स फॉर्मेट, नो फिक्स फॉर्मेट। सर एक और डिफरेंस बताओ, एक और डिफरेंस ले लो। कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है हर कंपनी को, कैश फ्लो हर कंपनी को कंपलसरी है, बनाना पड़ेगा। कंपलसरी को एक और लैंग्वेज बोलते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी या कंपलसरी एक ही बात होती है, अनिवार्य है। लेकिन फंड फ्लो बनाना अनिवार्य नहीं है, नॉट कंपलसरी। समझ में आ गया। बस इतना जानना है आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो के बारे में, ठीक है। फंड फ्लो और कैश फ्लो में डिफरेंस मेरे को लगता है
कि एग्जाम में 2-3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, तो वो इतने पॉइंट लिख दोगे तो बहुत है। चलें क्या आगे? हाँ सर आगे चलते हैं। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक अपना कैश फ्लो फंड फ्लो के बाद। ये आप इन सबके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। आपके जो लिखे हुए नोट्स है वो ज्यादा काम में आते हैं, ना कि बुक ज्यादा काम आती है ना, ठीक है। खुद के लिखे हुए नोट्स ज्यादा काम में आते हैं, ध्यान रखना। वो तो आपको पता ही है, वैसे भी आप आरएस मेंस दोगे अब की बार तो। अब देखो एक होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये सर क्या चल रहा है, ये टेक्निक चल रही है। टेक्निक में बताओ पहली टेक्निक कौन सी पढ़ी? रेशो। दूसरी क्या पढ़ी? कैश फ्लो। तीसरी क्या पढ़ी? तीसरी पढ़ी सर हमने फंड फ्लो। अब कौन सी पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव। सर उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? कॉमन साइज, फिर खत्म, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो दोस्तों मुझे याद दिलाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते थे? 3, ठीक है। बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कंपैरेटिव मतलब क्या होता है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है। दो चीजों के बीच में अपन तुलना कर रहे हैं, तो सर तुलना कैसे करेंगे? देखो जरा, मान लो एक कंपनी बैलेंस शीट बना रही है। अब आपको इतना तो पता लग गया बैलेंस शीट के अंदर क्या शो होता है, बताओ? असेट्स और लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। मैं आपका अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इतनी बार आपको क्लास में रिवीजन करा दिया जाएगा एक ही टॉपिक का कि आप उस चीज को भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो आप अकाउंट्स, ऑडिटिंग और इको, इन सब के अंदर मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जरा ये बताओ कि कंपनी कोई भी जो होती है वो क्या करंट ईयर के फिगर शो करती है या उसके साथ साथ पिछले साल की भी शो करेगी? सर दोनों करती है। जैसे जैसे कोई भी कंपनी 2017 के अकाउंट्स शो कर रही है तो उसके साथ साथ बगल में किसके अकाउंट शो करेगी? 2016 के। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। आप किसी भी कंपनी की कभी बैलेंस शीट देखो, है ना, आज आप गूगल पे एक बार एक कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा होगा इधर? लायबिलिटीज। अब लायबिलिटी में लिखा होगा जैसे शेयर। कंपनी मैंने आपको बताया था शेयर इशू करती है तो लायबिलिटी होती है, ठीक है। डिबेंचर, लोन, ठीक है, ये सब क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो 2016 के भी फिगर शो करने पड़ेंगे, 17 के भी करने पड़ेंगे। अब जैसे पता लगा 2016 में 10 लाख के शेयर थे, अब ये 12 लाख के हो गए, ठीक है। डिबेंचर 9 लाख के थे, ये 8 लाख के हो गए। लोन जो था 6 लाख का था, ये 7 लाख का हो गया। ऐसे ही कुछ असेट्स होगी। असेट्स मैंने आपको बताया था 2 तरह की होती है, याद करो, फिक्स असेट और करंट असेट। बताओ फिक्स असेट क्या होती है? जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज आती है। सर फिक्स असेट का एग्जांपल क्या था? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, है ना, याद रखना सारी चीजें, भूलना मत। तो लैंड 5 लाख की थी, मान लो एग्जांपल लेते हैं, फिर 6 लाख की हो गई। ऐसे और भी एसेट हो सकती है, बिल्डिंग 4 लाख, 3 लाख। तो अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, है ना। अब कोई भी कंपनी क्या करती है हमेशा, अगर 2017 की बैलेंस शीट बना रही है तो उसके बगल में 2016 की भी फिगर लिख देती है। इससे क्या होता है सर? इससे लोगों को कंपैरिजन करने में आसान होता है। आपको नहीं लग रहा? इससे बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि 2017 के अंदर क्या है कि 12 लाख के शेयर थे, लेकिन 2016 में कितने थे? 10 लाख के। इससे क्या पता लग सकता है कि कंपनी ने ओहो 2 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर दिए। तो कोई आदमी सोचेगा अच्छा कंपनी ने इस साल शेयर इशू करे हैं, मतलब कंपनी के पास 2 लाख रुपए आए होंगे। आपको पता है शेयर इशू करके जो होते हैं पैसे आते हैं, निर्गमन करना, इशू मतलब बेचना शेयर्स को, तो कंपनी के पास पैसे आए होंगे 2 लाख रुपए। फिर डिवेंचर देखो, पहले डिवेंचर कितने के थे? 9 लाख के। अब डिवेंचर कितने के रह गए? 8 लाख के। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है? अच्छा, इसके 1 लाख रुपए कंपनी ने क्या है? चुका दिए, लोन चुका दिया। पहले 9 लाख का लोन था, डिवेंचर मतलब डेप्ट, लोन। पहले 9 लाख का लोन था, अब कितने का लोन है? 8 लाख का। अच्छा, कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन चुका दिया। ऐसे ही कंपनी ने एक लोन लिया है, हो सकता है बैंक से लिया हो किसी से,
पहले 6 लाख का लोन था, अब 7 लाख का लोन हो गया, मतलब कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन और ले लिया। इस तरीके से कंपनी का जमीन थी पहले 5 लाख की थी, 1 लाख की बढ़ गई जमीन 6 लाख की हो गई, ठीक है, मतलब जमीन खरीद ली कंपनी ने। तो ये क्या कर रहे हो आप बताओ सर? ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये सब एनालिसिस ही तो है। लैंड बढ़ गई, जमीन खरीद ली, बिल्डिंग जो है कम हो गई, बिल्डिंग बेच दी, इससे क्या हो रहा है? एनालिसिस, ठीक है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं बताओ? अपन फिगर्स ऑफ 2 ईयर प्रेजेंट करते हैं, फिगर्स ऑफ करंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर, दोनों सालों के फिगर्स को अपन प्रेजेंट करते हैं किसमें? जब अपन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूं, बहुत ही अच्छी है ना, ठीक है। आपको थोड़ा और मैच्योरिटी आएगी इस टॉपिक से समझने से, है ना। आपको थोड़ी अकाउंट्स ऐसा लगेगा कि सर अकाउंट्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब हम तो जबरदस्ती सोचते थे कि भाई अकाउंट्स जो है वो कैसा सब्जेक्ट होगा। आपको बताते हैं, देखो जब कोई भी कंपनी होती है उसको हर साल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज को साल में 4 बार अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उन अकाउंट्स को बोलते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट। अभी बात कर रहे थे ना अपन, हर तिमाही नतीजे आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? ताकि क्या है कि बताओ कंपनी के अंदर पैसे किसने लगाए? सारे शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे, कंपनी को इतने सारे पैसे दिए, ठीक है। शेयर होल्डर जानना चाहता है ना कि भाई कंपनी कर क्या रही है उन पैसों का, तो शेयर होल्डर बताता है, वो कंपनी बताती है हर 3 महीने के अंदर देखो आपकी जो हमने 3 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट कमाया, और साथ में ये भी बताती है कि इसी पिछले साल इन्हीं 3 महीने के अंदर हमने कितना प्रॉफिट कमाया। समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? 2016 के अंदर मान लो 3 महीने के फिगर शो कर रही है कंपनी, 17 के सपोज करो जनवरी फरवरी मार्च के, तो 2016 के भी जनवरी फरवरी मार्च के फिगर शो करेगी ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट कंपैरिजन हो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, शेयर होल्डर जो है बार बार सतर्क हो जाता है, पता रहता है उसको कि अच्छा कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है हर 3-3 महीने के अंदर, ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्रॉफिट अप हो रहा है, कितना प्रॉफिट डाउन हो रहा है, ठीक है, ये सब पता रहता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। और हर साल के अंदर अंदर क्या होता है, एक साल जैसे ही खत्म होता है कंपनी का, तब तो कंपनी को एक बड़ा काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? एक कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर आते हैं, सारे के सारे नोटिस देती है कंपनी सबको कि भाई आ जाओ। नोटिस मतलब ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है, अच्छी चीज है, पॉजिटिव। कंपनी सबको नोटिस देती है कि आ जाओ, शेयर होल्डर सारे के सारे मीटिंग करते हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं कि कंपनी ने पूरे साल भर में क्या किया। उस मीटिंग को पता है क्या बोलते हैं? AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। शायद अपन ने इसके बारे में कभी क्लास में डिस्कस भी किया है, हो सकता है। आप याद करो, आपने गुरु मूवी देखी है? गुरु मूवी, तो गुरु मूवी के अंदर जो मूवी है वो धीरूभाई अंबानी पे बेस है, रिलायंस पे बेस है। तो उसमें वो क्या करता है, वो एक स्टेडियम के अंदर मीटिंग कर रहा होता है, सबसे पूछता है भाई दुनिया बनना चाहते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? तो आज आप देखो रियल के अंदर रिलायंस जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और एशिया के अंदर भी शायद टॉप पे आ चुकी है, ठीक है। तो अब वो वर्ल्ड में भी हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी बड़ी कंपनी बन जाए सबसे ज़्यादा। तो मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है बकायदा कि कंपनी ने पूरे साल भर के अंदर क्या किया। AGM के अंदर उसमें जो अकाउंट्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं, कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं, मतलब जो CA होता है कंपनी का, वो अकाउंट्स को बताता है कंपनी के, भाई देखो शेयर होल्डर्स सामने बैठे हैं और कंपनी का CA जो है बता रहा है कंपनी ने कितने प्रॉफिट कमाया, कंपनी कितनी एसेट है, कंपनी कितनी लाइबिलिटी है, हमने ऑडिट के अंदर क्या क्या पाया है कंपनी की ऑडिट करते समय, जांचते समय, ये सारी चीज़ें बताता है। उस टाइम पे CA जो होता है शेयर होल्डर्स को बताता है, फिर शेयर होल्डर डायरेक्टर से सवाल पूछते हैं, ठीक है, और उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है, सब घर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक। अब लास्ट जो आता है वो आता है कॉमन साइज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कॉमन साइज क्या होता है? अच्छा, कंपैरेटिव क्या था? 2 साल के फिगर प्रेजेंट करना। सर कॉमन साइज में क्या होता है?
कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है। देखो जरा, एक कंपनी है, वो 2017 के अकाउंट्स बना रही है, ठीक है। वही एग्जांपल लेते हैं, उसने उसकी बैलेंस शीट है ये, ठीक है। बैलेंस शीट बना रही है कंपनी, असेट और लाइबिलिटी की डिटेल दे रही है। सबसे पहले क्या शो होता है बताओ बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी। फिर क्या दिखाते हैं? असेट दिखाते हैं। वैसे इसी तरीके से बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी में मान लो लोन दिखा दिया 10 लाख का, शेयर दिखा दिए 6 लाख के, ठीक है। असेट में मान लो बिल्डिंग दिखा दी 5 लाख की, लैंड दिखा दिया 4 लाख का। कुछ कंपनी के पास क्या पड़ा होगा? कैश पड़ा होगा। ये थोड़ा ऊपर लिख दूंगा है ना, हो सकता है कंपनी के पास कैश भी पड़ा हो 2 लाख का या 1 लाख का मान लो, ठीक है। ये कंपनी की 3 एसेट मान लेते हैं और एक बार ये मान लेते हैं 2 लाइबिलिटी की है, ठीक है। इसको मैं 4 लाख कर देता हूं, 10 लाख और 10 लाख। अब क्या होता है सर इसके अंदर, कॉमन साइज के अंदर? बिल्कुल सिंपल काम होता है। 2016 के फिगर तो होंगे ही प्रेजेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि 2016 के भी करने पड़ेंगे, बिल्कुल जैसे 17 के किए हैं 2016 के भी करने पड़ेंगे पिछले साल के, तो वो तो बनाती ही कंपनी। लेकिन कंपनी एक और एडिशनल काम करती है सर, क्या करती है? ये टोटल है। अगर आपसे पूछे कोई टोटल लाइबिलिटी कितनी है बताओ इस कंपनी की, तो आप क्या बोलोगे फट से? 10 लाख। आप बताओ टोटल एसेट कितनी है? 10 लाख, ठीक है। तो टोटल है ये 10 लाख रुपए, है ना। अब कंपनी क्या है, इसको परसेंटेज में निकाल के दिखाती है। कैसे? इस 10 लाख को मान लेती है 100%। तो बताओ ये जो लोन है इस 10 लाख के अंदर कितना परसेंट है बताओ? सर 40% हो जाएगा। 4 लाख बटा 10 लाख इंटू 100, बिल्कुल सही जवाब। ये शेयर कितने हो जाएंगे बताओ? 60% हो जाएंगे। बिल्डिंग कितना परसेंट हो जाएगी बताओ? ये 100% मान लेते हैं टोटल 10 लाख रुपए। कैश कितना परसेंट हो जाएगा पहले ही बताओ? 1 लाख बटा 1 लाख को 10 लाख में डिवाइड करो, 10% हो जाएगा। बिल्डिंग कितनी हो जाएगी? 50%। 40% क्या हो जाएगा? लैंड। ये क्या है? ये अपन ने किया है कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर कॉमन साइज मतलब क्या होता है? हम ये चेक कर रहे हैं कि लैंड के अंदर लैंड का परसेंटेज टोटल असेट में कितना है। टोटल असेट में लैंड का परसेंटेज कितना है बताओ? 40% है। बिल्डिंग में टोटल असेट का परसेंटेज कितना है? 50% है। कैश में टोटल असेट का परसेंटेज कितना है? 10%। भाई टोटल असेट कितनी है? 10 लाख की। सारी की सारी टोटल असेट मिला के कितनी है? 10 लाख की। उसमें से कैश कितने का? 1 लाख का। तो 1 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करो आप, कितना आएगा? 10%। ऐसे ही 5 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 कर लो, 4 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 कर लो। तो ऐसे निकाल रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? बस शेयरहोल्डर को पता लग जाता है कि कौन सा कितना परसेंटेज है। जैसे मान लो आप अपने आरएएस में 4 पेपर है ना, ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हर पेपर 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का। तो 200 इंटू 4 कितना होता है? 800, ठीक है। तो टोटल 800 मार्क्स का पेपर है। अब किसी बच्चे के जो इस पेपर 1 में आते हैं 80 नंबर, ठीक है। मतलब सपोज 80 मार्क्स आ गए, इसमें आ गए 100, इसमें आ गए सपोज करो 120 और इसमें आ गए 90 मार्क्स। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, है ना। बच्चा ब्राइट है तो अपन अब कैसे परसेंटेज निकालेंगे? सिंपल। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है इसमें? तो बहुत सिंपल है। तो आप इन सबका टोटल लगा लोगे और एक एक का परसेंटेज निकाल लोगे, तो इससे पता लग जाएगा भी बच्चे के परसेंटेज सबसे आगे किसमें अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी कर लेती है काम। कंपनी भी क्या करती है? पहले सारी की सारी असेट का टोटल लगा देती है, लाइबिलिटी का टोटल लगा लेती है, और हर आइटम को, ये आइटम हो गया, लोन एक आइटम है, शेयर एक आइटम है, कैश आइटम है, बिल्डिंग आइटम है, हर आइटम वाइज क्या करती रहती है? परसेंटेज निकालती रहती है। तो शेयरहोल्डर को पता लग जाता है कि भाई टोटल असेट में लैंड कितनी है, कैश कितनी है, बिल्डिंग कितनी है। बस और कुछ खास उद्देश्य नहीं है ना, ठीक है। तो अपन लिखेंगे क्या इसके एग्जाम में सर इसके बारे में? तो बेस इज अज्यूम एट 100
बेस क्या मान लेते हैं 100 एंड एवरी आइटम परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, और हर आइटम का क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब जैसे ही काम अपन ने बैलेंस शीट में किया है वैसे ही काम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे, पी एंड एल में। तो बस इतना जानने की जरूरत है आपसे, इससे नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल ध्यान रखना, कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल सॉल्व कराएगा ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व कराने से, ठीक है। अपने आरएस में कोई क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कराएंगे अपन से अकाउंट्स के, ये तो बस समझाने के लिए आपको। तो मुझे जल्दी से बता दो कितने तरह के टेक्निक्स थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सर एक तो रेशो था, एक कैश फ्लो था, एक फंड फ्लो था, एक कॉमन साइज था और एक कंपैरेटिव था। बताओ कैश फ्लो के अंदर क्या होता है, जो पैसा आ रहा होता है और जा रहा होता है वो शो होता है। कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटी होती है जरा बताना। सर 3 तरह की। कौन कौन सी 3 तरह की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सर ऑपरेटिंग क्या होती थी, ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस का मेन काम होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो अपन बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो असेट से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, असेट से रिलेटेड होती है, संपत्ति से रिलेटेड होती है। और सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, जो बिजनेस में अपन लोन वगैरह लेते हैं उसको चुकाते हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सर एग्जांपल दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या था, जो बिजनेस का मेन काम है, जैसे अपना काम है कि अपन किराने का काम करते हैं, तो वो सामान खरीदना बेचना किराने का, तो वो ऑपरेटिंग है, उससे जो पैसा आएगा जाएगा वो दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब असेट परचेज करेंगे, लैंड बिल्डिंग शेयर वगैरह ये सब परचेज करेंगे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और फाइनेंसिंग मतलब कि अपन ने लोन ले लिया, लोन चुका दिया, सब ठीक है। फिर आ जाओ फंड फ्लो पे। फंड मतलब यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो फंड मतलब बोलते हैं हिंदी में कोष, और अपन बोलेंगे इसको इंग्लिश में वर्किंग कैपिटल। हिंदी में वैसे वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का प्रॉपर नाम है कार्यशील पूंजी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही है बिजनेस में, कितनी जा रही है, वो कहाँ शो होता है, फंड फ्लो के अंदर। सर वर्किंग कैपिटल मीनिंग क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मीनिंग जो बिजनेस में डे टू डे पैसा काम में आ रहा है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ आप कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में पिछले साल के और इस साल के दोनों सालों की फिगर को अपन शो करते हैं, ताकि शेयर होल्डर जो है एनालाइज कर ले कि सब अपन किसके लिए कर रहे हैं, शेयर होल्डर के लिए। मैंने आपको बताया था ना, यूजर्स होते हैं कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो कौन कौन होते हैं, एम्प्लॉइज भी होते हैं, शेयर होल्डर भी होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद होता है, स्कॉलर्स अपन जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये सब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। बैंक होता है, बैंक लोन देता है तो एनालाइज करेगा ही, बिना एनालाइज करे कैसे काम चलेगा। और लास्ट जो था वो कॉमन साइज था, उसमें अपन एक फिगर को बेस मान लेते हैं 100, और फिर हर आइटम जैसे बैलेंस शीट का कोई भी आइटम है, लैंड बिल्डिंग सबका परसेंटेज अलग अलग निकालते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस मेरा आपसे यही है रिक्वेस्ट कि आप इनका रिवीजन करते रहो और नोट्स प्रॉपर क्लास के बनाते रहो, ठीक है। और फिर अगर आप चाहते हो तो दूसरे नोट्स रेफर कर सकते हो, वरना अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई नोट्स रेफर करने की या कुछ फिर कहीं पे भी कुछ जानने वाने की जरूरत है। बस आप ये पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। फिर टाइम भी इतना नहीं बचेगा अपने पास कि अपने पास अब एग्जाम तो है ही, और एक्सपेक्ट करना कि एग्जाम जो है टाइम पे होंगे, ऐसा मत मानना कि एग्जाम अपनी तरफ से, अपन बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसा कि एग्जाम की डेट जो है आगे किसकी की, अपन यही मान के चल रहे हैं कि अपन एग्जाम जो है बिल्कुल टाइम पे होगा, ठीक है। जैसे प्री का हुआ था वैसे ही अपन कोई स्पेकुलेशन नहीं लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।